यार उसकी वीडियो पे लेट से कंट्रोवर्सी, हैवी फड्डा, न्यूज व्यूज पे आके भी, हर इंटरव्यू पे आके भी, हेडलाइन ऑफ द मंथ बनने के बाद भी उसकी वीडियो पे 5 लाख व्यूज है। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक कैमरा ऑन करके बिरयानी भी खा लूँ ना, 1.5 मिलियन व्यूज उस पर भी आ जाएगा। ठीक है, और विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, विदाउट एनी हाइप, विदाउट एनी हेडलाइन, विदाउट एनी न्यूज। बात वही आ गई कि मुझे फजूल का उसका मिशन पास नहीं करना। मुझे मेरे पे रेप एलिगेशन लगा दो, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। डकी, आपका सबसे बड़ा इशू ये है कि आप चाहते हो कि हमेशा नंबर 1 पे आप रहो, आप किसी दूसरे को रिस्पॉन्स देना पसंद नहीं करते, जो कि एक बहुत गलत बात है। देखो, जब आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सब्सक्राइबर्स पे थे और आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स के खिलाफ वीडियोस बना रहे थे, तो वो लोग रिस्पॉन्स दे रहे थे ना, वो लोग बात कर रहे थे। तो आपका भी काम था कि जो आपने आज 2 घंटे की बैठकर वीडियो बनाई है, कम से कम पिछले 2-3 सालों में 10-10 मिनट की वीडियो पे इसको डिवाइड कर देते और टाइम टू टाइम लोगों को रिस्पॉन्ड करते, ताकि लोगों को भी एक्चुअली में पता चलता कि भैया चल क्या रहा है। आज आपकी 2 घंटे की वीडियो में अगर आपको लगता है कि वो सब लोग सारी चीजें समझ चुके होंगे, तो नहीं भैया, मामला ये इसी तरह हल होगा कि ये सामने आके अपोलोजाइज करे। सिंपल। 3 महीने पहले जो नदीम नानी वाले ने मुझे थ्रेट किया हुआ है कि 30 जून से पहले पहले वीडियोस डिलीट कर दो वरना ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नदीम नानी वाले ने इसके कहने पे किया या इसकी दोस्ती में किया, जिस तरह भी किया तो सही ना। सो डकी और बदला ब्रो की जब ये फाइट चल रही थी तो मैं इन दोनों के साथ राब्ते में था, इन दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मामले को रफा दफा किया जाए। दूसरा, अहमद, मैंने बात कर ली है डकी से, मेरे घर के पास ही रहता है, 5 से 10 मिनट का फासला है। आप ऐसा करो यार, आप ना मेरे पास चक्कर लगाओ, ठीक है? आप आ जाओ मेरी तरफ ही, आओ, चाय शाय पीते हैं, मैं उसको भी बुला लेता हूँ। आप लोग आपस में बैठ के ना यार अपने मामलात हल करो, ठीक है? क्योंकि मैं लिटरली ये चाहता हूँ कि एज अ मिडल मैन मैं आप लोगों का ये जो भी इशू चल रहा है इसको रिजॉल्व करूँ, ठीक है? ताकि आप भी अपनी जिंदगी में नॉर्मल हो, वो भी अपनी जिंदगी में नॉर्मल हो। क्योंकि मैं उस मोमेंट में मिडल मैन का रोल प्ले कर रहा था, मैंने दोनों की बात बहुत अच्छे से सुनी और उस टाइम लाइव मोमेंट्स में जो हो रहा था मैंने बहुत अच्छे से दोनों के साथ डिस्कस किया। तो शायद इस मौके पर मैं आप लोगों को अपने एनालिसिस से बता सकता हूं कि इन दोनों में से एक्चुअली में कौन झूठ बोल रहा है, कौन सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहा है और कौन आपको आज भी ट्रोल कर रहा है इस चक्कर में कि भैया उसकी फैन फॉलोइंग वापस आ जाए। यार आप इमेजिन करो, जरा इमेजिन करो, 5 बंदे गाड़ी में आपको, ठीक है, और आप एक वीडियो बना रहे हैं, 2 आपको थप्पड़ मारी जा रहे हैं और कह रहे हैं क्या तेरा डक्की तेरा बाप है, क्या नदीम नानी वाला तेरा बाप है, क्या अपनी माँ की कसम उठा के कह के मेरे आज के बाद मेरे ऊपर वीडियोस बनाएगा, झूठी कसमें मुझसे उठवाए। यार इमेजिन करो, वो मेरे ज़हन से चीजें नहीं निकल रही, वो रात आप क्यों नहीं समझ रही चीज को। अच्छा, ये आपको ये कह रहा है कि मेरे साथ ये भी हुआ, मेरे साथ वो भी हुआ, ये नहीं बताएगा कि क्यों हुआ। तो इस वीडियो के अंदर प्राइमरली आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो 10 लाख वाली बात है ये किस हद तक वैलिड हो सकती है। क्या बदला ब्रो वाकई एक लालची और अटेंशन सीकर इंसान है या नहीं? क्या डक्की दिल का उतना साफ है जितना साफ वो वीडियोस के अंदर नजर आ रहा है, या खास तौर पे अपनी 2 घंटे की वीडियो के अंदर नजर आया? बाय द वे, 2 घंटे से याद आया, अगर आपके पास उसकी इतनी लंबी वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो मे बी आपको इस 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर इस बात की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि उस सारी वीडियो का एक्चुअली में मतन क्या था और क्या एक्चुअली में वो प्रूफ करना चाह रहा था। और आपको मैं इन तीनों लोगों को डिस्कस करके बताऊंगा, जिसमें डक्की, बदला ब्रो और खास तौर पे शाम अदरीस, इन तीनों ने कहां मिस्टेक्स की हैं और किस वजह से ये मामला आज इस नोयत पर आ गया है, कहां पर इन लोगों ने बहुत ही बड़े भंड मारे, वो सारी चीजें आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। लेकिन उससे पहले मैं तमाम हेटर्स को कॉल करना चाहूंगा जो 1 हफ्ता पहले मेरी बनाई हुई वीडियो पे, जहां पे मैंने डक्की को पार्शली सपोर्ट किया ये कह करके क्या डक्की वाकई घटिया इंसान है या बुरा इंसान है, क्या डक्की जो है वो डिजर्व करता है ये कि उसको 1 हफ्ते के अंदर अराउंड 1 मिलियन लोग जो है अनसब्सक्राइब कर दें? तो मेरा जवाब है नहीं। आज 2 घंटे की वीडियो देखने के बाद उनको मैं ये कहूंगा कि भैया होनर आम है। देखो, आप लोगों ने भले डक्की, बदला ब्रो पिछले 2-3 सालों में देखना शुरू किया होगा, बट मैं पिछले 8 या 9 साल से गालिबन जानता हूँ डक्की को। आप में से बहुत सारे लोग एज अ व्लॉगर ही जानते हो, बट मैं डक्की को व्लॉगिंग से पहले रोस्टिंग और रोस्टिंग से पहले जब ये टेक वीडियोस बनाता था
तब से जानता हूं। तो डक्की से ही स्टार्ट कर लेते हैं। डक्की की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि डक्की जो है ना, वो जितना ज्यादा सोशल मीडिया पे पावरफुल है, जितनी बड़ी उसकी फैन फॉलोइंग है, वो एक्चुअली में उतना ही बुजदिल भी है, वो उतना ज्यादा डरपोक भी है। वो किसी की भी बातों में आ जाता है, और चूंकि वो दिल का थोड़ा सा साफ बंदा है, वो मतलब लैंग्वेज वाइज भले थोड़ा सा ब्लंट हो, बट उसके दिल में इतनी नफरत नहीं होती। तो ये चीज बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर्स बहुत अच्छे से कैश करते हैं। डक्की को बार बार बेवकूफ बनाया गया, डक्की को बार बार उसका नाम यूज करके बहुत सारे लोगों ने फेम हासिल किया, बट फिर भी डक्की उन्हीं की बातों में आकर अपनी हमेशा से उन्हीं यूट्यूबर से बजवाता आया। और ये बात डक्की का ट्रैक है। डक्की जो है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव भी है और एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट भी। जब दोनों चीजें साथ मिलती है ना, तो वो कुछ अजीब ही करती हैं, जो कि डक्की के केस में हो रहा है। डक्की आज ये क्लेम करने लग रहा है कि भैया ऐसे में जो बदला ब्रो है, उसने मेरी बीवी की बहन, मेरी माँ, मेरे भाई तक को नहीं छोड़ा, सब पे रोस्ट किया। तो भैया बदला ब्रो इज एक्चुअली एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ यू। अगर आप शाम अदरीश का ऐसा रोस्ट बनाते थे कि वहां कनाडा में बैठ के उसके कानों से आंखों से खून निकल आता था, तो भैया बदला ब्रो ने किससे रोस्टिंग सीखी है? आपसे। अगर आपको ऐसा लगता है कि रोस्टिंग एक बहुत ही बुरी चीज है, तो मेक श्योर के पाकिस्तान के अंदर 200+ रोस्टर्स आए हैं। किसकी वजह से? आपकी वजह से। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यूज का पहला वो बंदा था, इसलिए मैंने अपने चैनल पे लिखा है द फर्स्ट पाकिस्तानी ड्रामा एनालिस्ट। आज मुझे देखकर 100+ ड्रामा रिव्यूज के चैनल दिखने को मिलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने रिव्यूज देना स्टार्ट किए, तो मैं ये क्रेडिट ले सकता हूं कि हाँ भैया, कहीं ना कहीं ये ट्रेंड मैंने शुरू किया। तो जो ट्रेंड आप शुरू करते हो, वही ट्रेंड फिर आपको फॉलो करता है। तो आपका अपनी वीडियो के अंदर ये कह देना कि यहां पर बदला ब्रो अगर मेरी माँ, बहन या बीवी के ऊपर वीडियोस बना रहा था तो वो गलत है, तो भैया गलत वो भी था जो आप शाम अदरीस के साथ करते आए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बदला ब्रो पे वो FIR वापस लेकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया था, तो शायद शाम अदरीस ने भी कहीं ना कहीं आप पे बहुत बड़ा एहसान किया था, आपके ऊपर कोई FIR ना लॉन्च करके, या फिर आपके ऊपर वो वाले सारे एक्शंस ना लेकर जो आपने बदला ब्रो के अगेंस्ट लिए। देखो, कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि हमें किसी को 5 से 10 लाख रुपया उठाकर दे दे क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। उस ब्लैकमेल के पीछे भी एक स्टोरी थी। और बदला ब्रो जिसने अपना कंटेंट स्टार्ट किया था ड्रामा रिव्यू से, वहां पर भी जब इसको स्ट्राइक आती है तो ये बंदा मेरे इनबॉक्स में आया, मुझसे ये पूछता रहा कि नुमान भाई मैं अपना चैनल कैसे रिकवर कर। अब जब उसको एक कंटेंट मिल जाता है जहां पर उसको नजर आता है कि अच्छा भैया ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, हमारे डक्की भाई अलमरूफ भी इसी तरह रोस्टिंग करके कहां से कहां पहुंच गए, तो चलो मेरा भी जैक लग ही जाएगा, हम भी रोस्टिंग खेल लेते हैं। वो अलग बात है कि वो कुछ ज्यादा वाइल्ड था, वो कुछ ज्यादा ऑफेंसिव था, तो ऑब्वियसली उसकी बात ज्यादा बुरी लगी। लेकिन गलत को आप गलत ही कहोगे, सही नहीं कहोगे। टेंशन न लें, दिस इज गोइंग टू बी टोटली अनबाइस्ड रिव्यू। आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। क्या डक्की का बदला ब्रो को 10 लाख रुपया दे देना और यहां पर यह क्लेम करना है कि हाँ वो मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी बीवी के ऊपर, मेरी बीवी की बहन के ऊपर या फिर माँ या छोटे भाई के ऊपर रोस्ट कर रहा था, तो नाउ इट्स टाइम टू गिव मी दैट सिंपैथी, इट्स रॉन्ग। मेरा डक्की आपसे ये सवाल है कि आप कैसे अज्यूम कर लेते हो कि एक इंसान जिसने आप ही से ट्रेनिंग ली हो और जो इतना वाइल्ड रोस्टर हो और जिसका बैकग्राउंड में आपको घर भी नजर आ रहा है कि एक बड़े मिडिल क्या लोअर क्लास फैमिली से उसका ताल्लुक हो, जब उसको डॉलर्स आ रहे होंगे, जब उसको पैसा फेम मिल रहा होगा, तो वो क्यों आपकी बात मानेगा और वो चुप करके पीछे हट जाएगा कि नहीं नहीं भैया इट्स अनएथिकल, जबकि रोस्टिंग इज रॉन्ग ऑल अलोंग। मैं बड़ा हैरान होता हूँ डक्की की हरकतों पे कि यार तुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि तू उसको DM में जाके उससे रिक्वेस्ट करने लग रहा था कि भाई प्लीज़ मेरी बीवी डिप्रेशन में है या मैं डिप्रेशन में हूँ, प्लीज़ इस चीज़ पे बात करना छोड़ दे, ये कर वो कर, ऐसे कर ऐसे ना कर। भैया क्यों जरूरत पेश आई भाई आपको कि आप इतने ज्यादा स्वेर किस्म के डिप्रेस हो गए? तो आपने तो उसको कामयाब वहीं से कर दिया ना, जब बार बार आप उसके साथ DM में जा रहे थे, आपने उसको अपना लूप होल दे दिया कि हाँ भैया ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा टेंस हो रहा है, तो उसने वीडियोस पर वीडियोस बनाई। अब आप कहोगे कि मैंने उसकी बहुत सारी वीडियोस को इग्नोर किया था, और ये कोई एक्सक्यूज ना हुआ कि मतलब अगर बदला ब्रो वीडियो बना रहा था और अरूप को बुरा लग रहा था, अरूप रो रही थी, डिप्रेस थी, तो उसकी वजह से आपने वो सारे एक्शन लिए। अगर आप बदला ब्रो को रोक देते तो बदला ब्रो की जगह कोई और उठ के आ सकता था, अगर कोई और उठ के आता तो उसके बाद कोई और उठ के आ सकता था। तो इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी डिस्कशन कर सकता है। जैसे आपने ब्लंटली
डिस्कशन की अपने टाइम पे। आज शाम मदरीस, बदला ब्रो, तलहा रिव्यूज, मतलब जितने भी लोग हैं ये लोग अपने टाइम पे ब्लंटली डिस्कशन कर रहे हैं। Why are you getting so offended with that? तो सोशल मीडिया में ना सब कुछ ट्रैप होता है। हाँ ठीक है, एक तरह से आपने उसको 10 लाख रुपए दे दिया, क्योंकि वो बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि उसने क्या किया कि आपसे पहले अपना केस खत्म करवाया और फिर बड़े चालाकी से आपको ट्रोल करके आपसे 10 लाख भी ले रही है। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। बट भैया वीडियोस में भी तो यही होता है। वीडियोस में भी तो आप एक दूसरे को जब एक्सपोज कर रहे होते हो तो एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हो। वो अलग बात है कि उसने रियल लाइफ में आपकी टांग खींच दी। अगर आपने बदला ब्रो के साथ कोई मीटिंग सेट की और उसके बाद नदीम नानी वाले ने उसको मारा, उसकी वीडियो बनाई या फिर उसके साथ कुछ भी किया, तो डेफिनेटली उसको जब मौका मिलेगा तो वो भी पूरी गेम तो खेलेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो हाथों में हाथ रख के बैठा रहे और वो कुछ भी ना करता। एंड मिस्टर बदला ब्रो, यार देखो, रोस्टिंग जो होती है ना वो यूट्यूब पे थोड़ा सा पुश लेने के लिए होती है, करियर बनाने के लिए नहीं होती। ये बात बहुत ज्यादा प्रूफ हो चुकी है कि इंटरनेशनली पहले जो बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जब वो रोस्टिंग करते थे तो उनके ऊपर अटैक्स हुए। इंडिया में कैरी मिनाटी के ऊपर 3 से 4 दफा मर्डर अटैक हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर जब डकी अपने पीक पर था तो हारिस यूट्यूबर जो कि टिकटॉकर, तो उसने खुद अपनी लेटेस्ट वीडियो में बता दिया, क्योंकि आई वाज कंफ्यूज्ड कि वो कौन सा टिकटॉकर था। तो वो आए थे बेसिकली अपने गार्ड्स के साथ वहां पर डकी को फेंटा लगाने। आखिर कब तक डकी भी बच पाता? जिस चीज का स्टार्ट ही दुश्मनी से हो रहा है, जिस चीज का स्टार्ट ही मॉकिंग से हो रहा है, ट्रोलिंग से हो रहा है, अगले को टोन डाउन करके हो रहा है, और खास तौर पे अब आप लोग इतना वाइल्ड हो गए हो कि एक दूसरे की फैमिलीज में घुस गए हो। कैसे ये मुमकिन है कि भैया सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे और जिस पे रोस्टिंग बन रही है वो भी उसको एंजॉय करे और जो रोस्टिंग बना रहा है वो भी आराम से पैसे कमाता रहे? ऐसा नहीं हो सकता भैया। एंड दैट्स द रीजन कि जब डकी ये सब कुछ स्टार्ट कर रहा था तो मैंने इसको बहुत पहले ये बात समझाई थी अपनी वीडियो के अंदर स्पेशली कि मेरे प्यारे भाई साथ, आप ये काम करना छोड़ दो। आपके अंदर टैलेंट है, आपको बड़े मजे की बातें बनाना आती हैं, इसको कहीं और यूटिलाइज करो। यूट्यूब के ऊपर ही रहो बट कुछ और करो। तो वहां पर बार बार साथ आके कमेंट्स के अंदर भी मुझे कहते थे और इवन के इनबॉक्स में भी कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं बहुत जल्द ये चीज़ छोड़ दूंगा। लेकिन जब एक्चुअली में उसने छोड़ी ना तब तक उसके बहुत ज़्यादा दुश्मन बन चुके थे। जब आप उंगली कराते थे तो बाजू लेने का आपने स्टैमिना रखा, तो भैया ऐसे में बदला ब्रो की बाजू कुछ ज़्यादा मोटी थी क्या? वो भी तो यही कर रहा था। आपको चाहिए था कि आप उसको चुप करके बैठकर इग्नोर करते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डकी ने सबसे ज़्यादा मिस्टेक की अपने इस पूरे यूट्यूब करियर में, वो ये कि सबसे बेवकूफ जो दोस्त होते थे, जो सबसे आई वुड से इमैच्योर दोस्त होते थे, वो डकी के होते थे। सबका 1 बाय 1 नेम नहीं लूंगा क्योंकि सबको ही पता है कि डकी के दोस्त कौन थे, डकी किनके साथ कोलैब करता था, किनके साथ वीडियोस बनाता था। वो सब एक्चुअली में अंदर से डकी को यूज कर रहे थे। और डकी को ऐसा लगता है कि भैया जैसे मैं सिंपल हूं, जैसे मैं दिल में किसी के लिए कुछ इतना गलत नहीं रखता, अगला बंदा भी वैसे करेगा। नहीं भाई, हर इंसान अलग सोच रखता है, उसकी एक अपनी थॉट प्रोसेसिंग होती है जिसके अकॉर्डिंग वो चलता है। वो आपके दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। डकी, आपका सबसे बड़ा इशू ये है कि आप चाहते हो कि हमेशा नंबर 1 पे आप रहो। आप किसी दूसरे को रिस्पॉन्स देना पसंद नहीं करते, जो कि एक बहुत गलत बात है। देखो, जब आप 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 सब्सक्राइबर्स पे थे और आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स के खिलाफ वीडियोस बना रहे थे तो वो लोग रिस्पांस दे रहे थे ना, वो लोग बात कर रहे थे। तो आपका भी काम था कि जो आपने आज 2 घंटे की बैठकर वीडियो बनाई है, कम से कम पिछले 2-3 सालों में 10-10 मिनट की वीडियो पे इसको डिवाइड कर देते और टाइम टू टाइम लोगों को रिस्पॉन्ड करते, ताकि लोगों को भी एक्चुअली में पता चलता कि भैया चल क्या रहा है। आज आपकी 2 घंटे की वीडियो में अगर आपको लगता है कि वो सब लोग सारी चीजें समझ चुके होंगे, तो नहीं भैया, मैं गारंटी से आपको कहता हूं कि यहां पर 90% लोगों के तो सर के ऊपर से वो सारी डिटेल्स गुजर गई होंगी कि जो आपने बैठकर एक्सप्लेन की उस वीडियो के अंदर। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर जो व्यूवर्स हैं वो 1-2 सालों में जनरेट हुए हैं। वो पिछले 2-3 सालों में जो आप लोगों को बूस्ट मिला, उनको ऐसे 7-8 साल पुरानी बात समझ में नहीं आनी। तो आपको क्या चाहिए था कि आप टाइम टू टाइम रिस्पॉन्ड करते, आप अपनी साइड क्लियर करते। आपको बस ये लगता था कि नहीं भैया, अगर मैं बदला ब्रो के या फिर ऐसे में शाम को लेकर कुछ भी डिस्कशन करूंगा तो वो लोग फेमस हो जाएंगे। तो होने दो ना। मतलब आप चाहते हो कि किसी दूसरे का अगर आधा किलो का केक है तो वो आधा खाएं और मैं 100 किलो का केक आधा खुद खा जाऊं। मतलब मैं डकी आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं कि आप ये चाहते हो कि पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में सिर्फ डकी हो, जो कि इवेंचुअली होता आया है। लेकिन जब इतने वैलिड पॉइंट्स दूसरी साइड से सुनने को मिलते हैं तो वहां पर फिर डिप देखने को मिलता है। आज भी तो आपने वीडियो बनाई है ना, ये चाहिए था आपको पिछले 2-3 सालों में टाइम टू टाइम रिस्पांस देते। देखो, बिना रिस्पांस के भी तो ये लोग बाज नहीं आए ना। कंटिन्यूसली आपके ऊपर, आपकी फैमिलीज पे वीडियोस बनाते चले आए और आज भी कर रहे हैं अपना काम। अगर आपको लगता है कि इससे इनको फेम नहीं मिला तो मेरे ख्याल से शायद इससे इनको ज्यादा फेम मिला है। अगर टाइम टू टाइम
आप बदला ब्रो को फैक्ट्स के साथ अपनी वीडियोस में जवाब देते, वहां से बदला को 2-3 दफा जब लोग ऑब्जर्व करते हैं उनको पता चलता है कि नहीं भैया ये तो झूठा इंसान है, ये तो मैनिपुलेटर है, या तो ऐसे में ये तो लालची है, पैसे मांगता है या कुछ भी, तो शायद आपको इतना बड़ा डिप ना लगता जो अभी रिसेंटली देखने में आया। बदला ब्रो ऑन द अदर साइड भैया मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि यू आर प्लेइंग विद द फायर। अगर आप अभी भी बाज नहीं आओगे, मतलब जो सारी डिटेल्स डक्की ने प्रोवाइड की उसके बाद भी आपने शाम की वीडियो में अपने आप को फीचर करवाकर यहाँ पर डक्की को गंदा करने की कोशिश की, दिस इज एक्सट्रीमली बैड। देखो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि डक्की इज अ पावरफुल पर्सन, उसके पास पैसा है, उसके पास फेम है। अगर वो वापस आपके पाकिस्तान आने पर कोई भी बड़ा एक्शन लेता है तो अब आपका काम नहीं बनता कि आप बैठकर रो या आप अपनी वीडियो के अंदर ये कहो कि यार मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ज्यादती होगी। मैंने आपको आज से साल 2 साल पहले यही बात समझाई थी कि यार प्लीज़ फॉर गॉड सेक चीज़ों को रफा दफा करो, क्योंकि ये सोशल मीडिया की दुनिया में कितने क्राइम हो जाते हैं, कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं, यू नेवर नो। मैंने इसलिए उस टाइम इस मामले को सुलझाने की कोशिश की थी, मैंने इसलिए उस टाइम आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि फॉर गॉड सेक आप यहाँ पर आ जाओ। डक्की भी उस टाइम फुली एग्री था आपसे मिलने के लिए, बट बदला ब्रो अहमद साहब आपने उस टाइम इनकार किया था, और ये बात मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। आपने डक्की से मिलने से इनकार किया, आपने कहा कि नहीं भैया मैं नहीं मिलूंगा इससे, ये माफ़ी मांगे या ये करे वो करे। एक बात तो डक्की की बिल्कुल सच है कि आपने हमेशा बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स रखी हैं। उस टाइम भी मुझे याद है आपने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रखी थी कि नहीं डक्की माफ़ी मांगे, डक्की ये करे, डक्की वो करे, उसके बाद मैं करूँगा। मामले को जब ख़त्म करना होता है ना और आपकी नीयत साफ़ हो तो आप स्टेप ले लेते हो। अगर डक्की के बार बार डस्का के चक्कर लगे तो मेरे ख्याल से एक आधा चक्कर अगर आप भी लाहौर का लगा लेते, बहरिया का लगा लेते, तो आज सिचुएशन किसी और साइड पे होती। लेकिन तब आपने मेरी बात नहीं मानी। डक्की ने मेरी बात ये नहीं मानी कि डक्की को मैंने कहा था कि यार कुछ नहीं होता, रिस्पॉन्स दे ले, बात कर ले, इस चीज़ को रफा दफा कर, लेकिन उसने हमेशा से अपनी स्टोरी लगाना, ट्विटर के ऊपर बात करना ये बेहतर समझा। डक्की ने कभी भी मेरी उस सजेशन को वैल्यू नहीं दी कि जहाँ पर मैं उसको कहता था कि यार जो इंसान चुप रहता है वो ज़्यादा बड़ा गुबार का सामना करना पड़ता है उसको। आज डक्की ने पागलों की तरह आकर इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दी, उसका लिटरली कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो समझ नहीं आएगी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। और शाम भाई को भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में थोड़ा सा क्रिटिसाइज इसलिए किया था कि उन्होंने भी सोचा कि बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूँ, अब आऊँ 7 साल के बाद और आकर मैं ये कहूँ कि भैया ऐसे में मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई थी। तो शाम बीइंग सो क्लेवर के चलो मेरे भी आजकल व्लॉग्स में इतने सारे व्यूज़ तो पढ़ नहीं रहे, क्यों ना मैं भी इसी टॉपिक पे वीडियोस बना के थोड़ी सी मजीद फेम गेन करूं। तो भाई बात सारी वहीं पर घूम घुमा के आ जाती है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो भी थोड़ा सा गौर से देखी हो, मैं तब भी आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा था, चाहे डक्की हो, चाहे बदला ब्रो हो, चाहे शाम है, चाहे तलहा है, चाहे नदीम नानी वाला है, या कोई भी इन्फ्लुएंसर जिसको आप आजकल देख रहे हो, पर्पस सबका एक ही है कि सिंपैथी गेन करके ऐसे में ज़्यादा सारे फॉलोअर्स लेना, ज़्यादा सारे व्यूज़ लेना, और फिर उसके बाद आप लोग पागलों की तरह कीबोर्ड वॉरियर बन के एक दूसरे के कमेंट्स में जाकर लड़ो। जब आप लोग डक्की को अनसब्सक्राइब कर रहे थे, इन सब लोगों की बातें सुन के मैंने तब भी आप लोगों को समझाया था कि आप गलत कर रहे हो, और मैं आज भी आप लोगों को ये कहूँगा कि भैया किसी एक चीज़ को वन साइड स्टोरी सुनकर कभी भी किसी कंक्लूजन पर नहीं आते। एक बात मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो पाकिस्तान में रोस्टिंग को 100% बैन करो। अगर कुछ कैंसिल करना चाहते हो तो उन यूट्यूबर्स को देखना बंद करो जो प्योरली सिर्फ रोस्टिंग कर रहे हैं। रोस्टिंग से मुराद डायरेक्ट इंसान को रोस्ट कर रहे हैं किसी को, क्योंकि आप जितना मर्जी कूल बनने की कोशिश करो, आपके अंदर इतना टेम्परामेंट नहीं है कि आप गोरों की तरह बैठकर सुकून से बर्दाश्त कर सको। यहाँ पर लोग फौरन से अपनी फैमिलीज को सामने ले आते हैं कि यार इसने मेरी फलां फैमिली पे ये बात कर ली, उसने मेरी फलां फैमिली को ये कह दिया, क्योंकि कुछ हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं। अगर हम उनको ज़हन में रखें और यहाँ पर कोई भी हमारी फैमिली में बात करता है तो डेफिनेटली वो हमें चीज़ बहुत बुरी लगती है। इसलिए बेहतर यह है कि आप एक दूसरे को मोक करना बंद करो। अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम एक दूसरे को मोक मत करो। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मतलब कहने को सो कॉल्ड डॉक्टर हैं, अपने यूट्यूब में उन्होंने डॉक्टर के नाम से लिखा हुआ है चैनल के, जी फलां डॉक्टर ये फलां वो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि मेरा किन की तरफ इशारा है। वो भी बैठकर सिर्फ मॉकिंग कर रहे हैं, वो भी बैठकर सिर्फ फैमिली व्लॉगर्स को या दूसरे व्लॉगर्स को टॉन्ट मार रहे हैं। जब आप इतना ज़्यादा हेट फैलाते हो ना, तो मेरी एक बात याद रखना, वो हेट सारा का सारा एक दिन रिवर्ट ज़रूर होता है, और वो फिर आपको पता चलता है जब कोई बैठकर आपकी फैमिली को लेकर इस तरह से डिस्कशन करे। मैंने कल भी ये बात की थी, मैं आज भी ये बात करूंगा कि सिर्फ वही यूट्यूबर ऊपर आएगा जिसको आप ऊपर लेकर आओगे, जिसको आप सपोर्ट करोगे। और अगर आज भी आप किसी एक बंदे की आर्मी बन के दूसरे को डिफेम करने की कोशिश करोगे तो लिटरली वो बंदा वही कंटेंट बनाएगा जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो। दैट वाज एवरीथिंग। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, कुछ आपकी क्लैरिटी भी हुई होगी कि एक्चुअली में कौन गलत है, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है कि मैं अनबायस्ड रिव्यूज़ दूं। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि एक्चुअली में इस सारे यूट्यूब के
सीन में चल क्या रहा है। अगर आपने मेरा इससे प्रीवियस रिव्यू नहीं देखा जहां पर मैंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तानी यूट्यूब इंडस्ट्री का डाउनफॉल इतना ज़्यादा क्यों हुआ, तो ऊपर आपको लिंक मिलेगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।